नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों, युवाओं, उपनल संविदा कर्मियों के लिए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, स्नातक डिग्री प्राप्त युवाओं को राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। एक समर्पित मंच के माध्यम से उनके रोजगार पूरक कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। उपनल संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति के लिए शीघ्र ही एक ठोस नीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए तक के सरकारी कार्य प्रदेश के स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर देहरादून में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह फिट इंडिया रन के बाद शहर में सीएम धामी का भव्य रोड शो हुआ। इस दौरान फूलों की बरसात से उनका स्वागत हुआ। वहीं परेड मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा से पहले उत्तराखंड धर्मस्व तीर्थाटन परिषद का गठन हो जाएगा। उन्होंने शीतकालीन यात्रा को राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए गेम चेंजर बताया। भाइयों बहनों, आज से 3 वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान हमने जो वायदे आपसे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने देवभूमि की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिया था और उसको हमने लागू कर दिया। 27 जनवरी 2025 से देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश का आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बन गया जहां रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून, एक समान कानून लागू हो गया है। देवभूमि में समान नागरिक संहिता की पवित्र गंगा प्रभावित होने से पूरे देश में नई ऊर्जा का और उत्साह का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से हमने देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक सशक्त संदेश दिया है। ये कानून विशेष रूप से हमारी मुस्लिम बहनों को विभिन्न प्रकार के उत्पीड़नों से मुक्ति दिलाएगा। और मैं जब अभी आ रहा था यहां, तो बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनें यहां पर हमारी सरकार का, राज्यवासियों का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुई थी। मैं भी उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपके लिए हमको ये कानून निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी दिशा देने का काम करेगा। भाइयों बहनों, आपको याद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के उद्देश्य से 3 से 5 परिवर्तनकारी नीतियां प्रस्तावित करने का निर्देश दिया। राज्य की वित्तीय रणनीतियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने जीएसटी संग्रह में सुधार, दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने, प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के साथ तालमेल बिठाने के लिए उत्तराखंड की क्षमता का लाभ उठाने पर जोर दिया। धामी ने सभी विभागों से उनके संबंधित क्षेत्रों से संबंधित 3 से 5 परिवर्तनकारी नीतियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो मैंने सभी विभागों से कहा है कि अपने विभाग की 3 से 5 तक गेम चेंजर योजनाएं वो प्रस्तुत करें। उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट आज उसकी बड़ी समीक्षा थी, क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। तो कैसे और हम अच्छा जीएसटी कलेक्शन कर सकते हैं, कैसा हम राज्य के अंदर जो अगले 10 सालों में हमको जिन चुनौतियों का सामना करना है और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अवसर हैं, उन अवसरों को कैसे राज्य के हित में बदल सकते हैं, राज्यवासियों के लिए बदल सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप हम राज्य की कौन सी योजना, कौन से काम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसमें अपना योगदान दें, उसके अनुरूप हम काम करें। उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। देहरादून में हो या हमारे अन्य शहरों में, उन शहरों में
उत्तराखंड में धामी सरकार का अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। इसके चलते पूरे उत्तराखंड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। आपको बता दें कि प्रदेश भर में अभी तक अवैध रूप से चल रहे 110 मदरसों को सील कर दिया गया है। वहीं सरकार की इस कार्यवाही पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। वहीं कांग्रेस के सवालों पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कांग्रेस पर तंज कसा। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भटके हुए बयान देती है। धामी सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है और जो भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो कानून के तहत हटाया जा रहा है। किसी भी धर्म या व्यक्ति को टारगेट नहीं किया जा रहा। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या कांग्रेस का संगठन हो या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो, वे लगातार भटके हुए बयान देते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारा ये देवभूमि है और यहाँ पर हम कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बेहतरीन स्थिति कहीं पे पाई जाती है तो वो उत्तराखंड में पाई जाती है। और उसी को लगातार हमारी सरकार धामी जी के नेतृत्व के स्वरूप में हम उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करते हैं। अतिक्रमण हटाना हो या जंगलों में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया हो और अतिक्रमण का बहाना धार्मिक प्रतिष्ठान को स्थापित करने से कोई दिखाना चाहता हो, तो मुझे लगता है कि उस पर कानून ने काम करना चाहिए। यहाँ पर ना तो किसी धर्म विशेष पे कोई टारगेट है, यहाँ पर ना तो किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टारगेट है। यहाँ पर केवल एक कानून जो संविधान है उसको सुनिश्चित करना, यह देवभूमि की गरिमा को बनाए रखना या कानून व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद रखना, ये उसी और उठता हुआ कदम है। और मुझे लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में अतिक्रमण हो। मुझे लगता है कि वो अतिक्रमण किसी रूप में हो, चाहे किसी अन्य धर्म का हो, चाहे किसी अन्य धर्म का हो। मुझे लगता है कि अतिक्रमण हर परिप्रेक्ष्य में बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस पे कड़ाई से काम किया है और इसको एक धर्म का अमली जामा संबंधित दे रहे हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, न हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि उम्र और अनुभव से उन्हें ज्यादा मिल गया, इसीलिए ऐसी स्थिति है। यह ऐसी स्थिति है जैसे अगर बंदर के सिर पर टोपी पहना दो तो वो नाचने लग जाता है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि साल 1992 में जब वो उत्तर प्रदेश में मंत्री बने तब उनकी उम्र मात्र 27 साल थे। उस दौरान मंत्री रहते हुए उनके सामने सचिव स्तर के अधिकारी उन्हें सर कहने लगे। तभी भी थोड़े दिनों के लिए उनका दिमाग खराब हो गया, लेकिन 6 दिसंबर को तब झटका लगा जब अचानक सरकार चली गई। सरकार जाते ही सरकारी ड्राइवर भी उन्हें कल्याण सिंह की कोठी पर छोड़कर चला गया। उसके बाद टैक्सी करके उन्हें घर जाना पड़ा। उस समय उन्हें अपनी औकात का पता चल गया था। अब मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बात कह दी ना कि बंदर के सिर में अगर टोपी दे दो जाए तो वो नाचने लगता है, तो सब ऐसी गलतियां होती है। फिर अब जब टोपी पहना दोगे, बड़ा जिस व्यक्ति का अनुभव नहीं है, जैसे मैं उदाहरण मैं अपना दे रहा हूँ। मैं 92 में जब मिनिस्टर बना तो मैं 27 साल की उम्र थी मेरी उस समय यूपी में। तो मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था क्योंकि भाई IAS अफसर जो पौड़ी में आलोक सिन्हा DM था, वो जब DM था मैं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। अब मैं मंत्री हो गया हूँ, मेरे सेक्रेटरी हो गया, मेरे सामने खड़ा हो के जब मैंने उससे कहा सर करने लगा तो थोड़े दिनों के लिए मेरा भी दिमाग खराब हो गए थे। लेकिन जब झटके लगे 6 दिसंबर को अचानक सरकार चली गई और ड्राइवर ने भी कल्याण सिंह के कोठी में मुझको छोड़ दिया, पुणे जी को छोड़ दिया। फिर टैक्सी करके हम जो है अपने घर आए तो हमें अपनी औकात उस दिन पता चल गई कि बेटा ये सब कुछ ये सरकाने वाले जो है ना, किसी अधिकारी से बात करो तो वो इतनी बार सरका देगा आपको, इतनी बार सर कहेगा कि सरका ही देगा आपको। इसलिए मैं तो, क्योंकि हमने तो वो अनुभव गेन कर लिया छोटी सी उम्र में, उसके बाद से मैं कभी इसीलिए मैं आज दुखी नहीं हूँ। इसलिए आज हम सरकार में नहीं, कुछ मैं नहीं दुखी होता हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी मना ली। ये सब टेम्परेरी चीज़ है, रोल है एक तरह से। जैसे आपको कोई रामलीला करनी है, कोई मंचन पे कोई नाटक कर रहे हैं, आपको कभी मंत्री का रोल दिया जाए, कभी विपक्षी नेता का रोल दिया जाए, कभी बस उसी तरह का रोल के रूप में काम करेगा तो आदमी फिर इस तरह गलतियां नहीं होंगी जिस तरह सरकार। हल्द्वानी में धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सेवा सुशासन विकास कार्यक्रम के तहत रोजगार मेला और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सांसद
अजय भट्ट मौजूद रहे। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत समेत कई विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा सरकार की योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। साथ ही कई कंपनियों के द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सांसद अजय भट्ट ने बीते 3 वर्षों में धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में गिनाया। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से उत्तराखंड में पिछले 3 वर्षों में इतना विकास कार्य हुआ कि छोटा प्रदेश होते हुए भी किसी अन्य प्रदेश में इतना काम नहीं हो पाया। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही 21वां दशक उत्तराखंड का है और आगे भी रहेगा। देखिए, उत्तराखंड के अंदर पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से मैं सोचता हूँ कि जितना काम हुआ है उतना इस छोटे प्रदेश होते हुए किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ। किसी और काम में बहुत होंगे, लेकिन प्रगति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, अलग कानून बनाने के क्षेत्र में मैं उस सबका नाम नहीं लूंगा। एक प्रकार से इन 3 सालों में एक इतिहास बनाया है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि अगला दशक उत्तराखंड का है, मैं राजनीति से दूर जाने के बाद भी ये कह सकता हूँ कि ये दशक निश्चित रूप से उत्तराखंड का है और उससे अगला दशक भी उत्तराखंड का होगा। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास रच दिया है। यूसीसी किसी को उम्मीद नहीं होगी। आज पूरा देश हमसे उसका नमूना मांग रहा है कि आपने कैसे किया है। दखल विरोधी कानून में आज इतने बच्चे हमारे निकल रहे हैं जो फर्स्ट था, फर्स्ट आ रहा है, और जो फिसड्डी थे, जो दूसरे प्रकार के अनुचित, आप सब जानते हैं, मापदंडों पर निकल रहे थे, वो नहीं आ रहे हैं। जो इंटेलिजेंट हैं बच्चे, एक नहीं 3-3 कंपटीशन निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से भू कानून जो उत्तराखंड की दुर्दशा होती नजर आ रही थी, उसको भी हमारी सरकार ने रोक दिया है। एक नहीं, आप केदार खंड लें, मानस खंड लें और हमारे पर्यटन को लें, पेयजल को लें, क्या नहीं कर रहे हैं। हर जगह पर जो काम कभी नहीं हुए, यहाँ जमरानी बांध हमारी सरकार के नेतृत्व में यहाँ पर हम लेके आए हैं। और इतनी बड़ी हल्द्वानी के लिए सौगात, आपको पता है 122 करोड़ रुपए है। मेयर साहब भी मेरे साथ खड़े हैं, जो आई थी उसका काम धड़ल्ले से आज हो रहा है। यहाँ का भी नक्शा बदल रहा है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मिशन, जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का था, हर घर नल, नल में जल, वो द्रुत गति से उत्तराखंड में चल रहा है। बहुत तेजी से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। PMGSY की सड़कें मात्र अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नैनीताल उधम सिंह नगर में बोलूं, 4 दर्जन से ज्यादा तो अभी आई हैं। करीब 7-8 तो अभी अभी स्वीकृत होकर आई हैं, जिनकी शुरुआत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, या फिर अगर कम कीमत की होगी तो हम लोग करेंगे। तो इस तरह से कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, चाहे हमारे स्वास्थ्य का है, हमारे पेयजल का है, हमारी सड़कों का है, हमारी कनेक्टिविटी का है। सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट पंतनगर में बनने जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने, मैं धन्यवाद भी करता हूं कि हमको 700 एकड़ जमीन दे दी है। कुछ ही दिनों में एक दस्तखत होने की जरूरत है, फिर हमारे यहाँ से हम इंटरनेशनल लेवल पर जा पाएंगे। इसलिए मैं अपनी सरकार को बधाई देता हूँ। और आज खुशहाली का वातावरण है और जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं बहुत अच्छी चल रही हैं। जो हम फ्री में अनाज दे रहे हैं वो द्रुत गति से चल रहा है। ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए हमारी जो गाड़ियां जा रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, जो निश्चय योजना चल रही है, पूरे देश भर में चल रही है, उसको उत्तराखंड उससे अछूता नहीं है। इस तरह से तमाम कार्य इस समय जिस गति से चल रहे हैं वो सचमुच अद्भुत है। इसीलिए मैंने कहा कि एक इतिहास हमारी सरकार ने रच दिया। बॉलीवुड की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले मशहूर फिल्म अभिनेता वरुण धवन अभिनेत्री पूजा हेगड़े परिवार समेत परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां दोनों ने परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद मुनि महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और मां गंगा की भव्य आरती की।
इस मौके पर परमार्थ निकेतन की ओर से आयोजित यज्ञ में विश्व की शांति को लेकर दोनों ने आहुतियां दी। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने वरुण धवन और पूजा हेगड़े को रुद्राक्ष की माला और पौधा बैठाकर अपना आशीर्वाद दिया। 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने भी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजेश स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, आगामी जो हमारी चार धाम यात्रा है, जो श्री धामों में श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उनकी सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। समय समय पर लोगों को उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से रूट को वो डाइवर्ट करें, कहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाएं। जहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, अगर श्री धामों में अगर श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है तो कहीं उनको हॉल्ट कराना हो पड़ सकता है, तो वहाँ पे हॉल्टिंग स्टेशन पे पूरी सारी जो व्यवस्थाएं हैं, रुकने की, खाने की, शौचालय की, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। साथ साथ जो रजिस्ट्रेशंस जो हो रहे हैं, जिसमें इस बार एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है चारधाम मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता माननीय आयुक्त गढ़वाल ने की थी। उसमें एक डिसीजन हुआ था कि 60% जो रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे और 40% जो होंगे रजिस्ट्रेशन वो ऑफलाइन होंगे। पहले इस क्रम में कभी कभी शिकायतें मिलती हैं फर्जी रजिस्ट्रेशंस की, तो इसी को देखते हुए वहाँ पे हम लोगों ने LIU की टीम को डिप्लॉय किया है। साथ साथ वहाँ पर सिविल में भी हमारे जो पुलिसकर्मी होंगे वो मौजूद होंगे, और एक शिकायत केंद्र भी वहाँ पे बनाया जाएगा, ताकि किसी को भी किसी तरीके की ऐसी आकांक्षा लगे, प्रोबेबिलिटी की कोई फर्जी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो वो हमें सूचित करे और इसमें हम कठोर कार्रवाई करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 7 सालों के इंतजार के बाद काशीपुर में तैयार हुआ रेलवे ओवरब्रिज अब फिर से चर्चा में है। शनिवार रात MP चौक के पास ओवरब्रिज से पत्थर के टुकड़े गिरने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद बताया कि सड़क का हिस्सा भी धंस चुका है, जिसके चलते पत्थर गिरे। इस मामले पर कांग्रेस नेता संदीप सहगल ने धरना प्रदर्शन करते हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए, अभी मुझे कुछ ही मिनट पहले पता लगा है कि पुल में कोई दिक्कत है या कोई क्रैक है, और उसके कारण भारी वाहनों को रोक दिया गया है। छोटे व्हीकल चलने की अनुमति है, लेकिन जांच का विषय और जांच होनी चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो ठेकेदार हों। मैं तो निश्चित रूप से कहूँगा कि ये पुल जो है, काशीपुर का पुल, हमारे काशीपुर की लाइफलाइन है, और ये काशीपुर में बहुत दिन में बना और बड़ी प्रतीक्षा लोगों को करनी पड़ी, बड़े कष्ट झेलने पड़े, उसके बावजूद ये पुल बना है। और पुल का अगर कोई क्रैक है या कोई टूटन है या कोई भी बात है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री जी आए थे और वो उस पुल के नीचे से निकल के गए हैं, कोई बड़ी घटना होती तो सर क्या फिर उसमें वो होता? सर देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील हैं। उनको जानकारी भी अब दी जाएगी इसके विषय में कि किस तरीके के पुल में अनियमितताएं बरती गई हैं। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोर्चा खोल रखा है, जिस तरीके से लोगों के जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर वो चलते हैं, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में ये विषय आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कल देर रात को हमारा आरोपी है काशीपुर MP चौक के जो ऊपर है, इसका जो एक्सटेंशन ज्वाइंट था, हमें सूचना मिली कि वहाँ पे थोड़ा सा क्रैक आ रखा है और ऊपर से कंकड़ गिर रहा है। इस सूचना के तत्काल हमारी टीमें पहुँची, NH के अधिकारियों को सूचना दिया गया और हमारे तहसीलदार साहब भी मौके पहुँचे और एहतियातन हमने तुरंत इस एरिया को गार्डन किया। गार्डन करने के बाद
ब्रिज पे किसी भी तरीके की आवाजाही रात में बंद करने के बाद ट्रैफिक को हमने नीचे की सर्विस लेन से चलाया और बाकी ट्रैफिक को रेगुलेट करके बाहर से घुमा दिया था। इस समय जो टेक्निकल टीम थी NH की, उनके आने के उपरांत जब उन्होंने परीक्षण किया तो उनका ये कहना था कि जो एक्सपेंशन जॉइंट है वो एक हिस्सा है थोड़ा सा, तो उसको गार्डन करके और इसमें यातायात लाइट व्हीकल है जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर या जो हमारे लाइट व्हीकल है उसको चलाया जा सकता है। किसी भी तरीके के माल वाहन, बस और अन्य जो बड़े वाहन हैं उनको हमने अभी भी डाइवर्ट किया है। उद्देश्य 2 है, शहर में यातायात बाधित ना हो और दूसरा ये है किसी की भी सुरक्षा कंप्रोमाइज़ ना हो। इन 2 उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हमने ब्रिज के तीनों ढालों पर ड्यूटियाँ लगाई है। हैवी वाहन कहाँ से डाइवर्ट होंगे उसके लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था करी है। जो प्राइवेट की महानगरी बसें चलती हैं उनके लिए भी हमने रूट दिया है, जो कि बाइक वाया होते हुए बड़े गुरुद्वारे से और इस एरिया की तरफ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी सरकारी बसें हैं, तो रोडवेज की बसें हैं, वो टाटा वाया होते हुए और शुगर मिल से होते हुए और वो चैती को जाएंगी। इस तरीके से हमने प्लानिंग करी है। CM साहब भी दिन में आ रहे हैं, उनके आने के बाद गर्मी का सीजन शुरू होते ही UPCL ने भी अपनी कमर कस ली है। UPCL के MD अनिल कुमार का कहना है कि गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में विद्युत की सप्लाई लगातार होती है, जिसको लेकर के प्लान तैयार कर लिया गया है। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। विद्युत कटौती नहीं होनी चाहिए। साथ ही अनिल कुमार यादव ने कहा, पिछले वर्ष गर्मी के सीजन में भारत में बिजली की समस्या रही थी, लेकिन उत्तराखंड एकमात्र राज्य था जहां गर्मी सीजन में बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इस साल भी ऐसी बिजली की समस्या न हो, ऊर्जा विभाग लगातार इसके लिए काम कर रहा है। जाते हैं कई तो आप लोग किस तरीके के इस तरीके करें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि बिजली की कटौती हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले वर्ष पूरे राष्ट्र में बिजली की शॉर्टेज रही, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसा एकमात्र स्टेट रहा जिसमें कि एक भी घंटे के लिए भी विद्युत की रोस्टिंग नहीं करनी पड़ी है। ब्रेकडाउन गर्मियों में जब लोड बढ़ता है तो कुछ लाइनों पर जरूर हो जाता है, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन ना हो, लेकिन रोस्टिंग जैसी शब्दावली पिछले 1.5 साल से इस प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं हुई, ना रोस्टिंग की गई। उत्तराखंड STF ने म्यांमार साइबर ठगी मामले में 2 आरोपियों को देहरादून के महाराणा प्रताप चौक से गिरफ्तार किया। 10 दिन पहले म्यांमार से 261 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें 22 लोग उत्तराखंड के थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों के द्वारा उत्तराखंड के निवासियों के नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट बनाए जा रहे थे। STF के मुताबिक ये आरोपी म्यांमार में फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले साइबर ठगों को 1% कमीशन पर अकाउंट का एक्सेस देते थे। इस धोखाधड़ी में कुल 120 करोड़ रुपए की ठगी हुई, जिसमें आरोपियों को 1 करोड़ 20 लाख की राशि मिली। STF ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। बड़ा मामला है, क्या कुछ अभी तक इनसे जानकारी मिल पाई है? किस तरीके से फ्रॉड में शामिल थे? ये जो उत्तराखंड के 22 लोग रेस्क्यू होकर आए थे म्यांमार से साइबर स्लेवरी में, उनके थ्रू इनपुट मिला था कि कुछ लोग यहाँ पर जो फर्जी मतलब और लोगों के नाम पे फेक अकाउंट्स खुलवा दे रहे हैं, करंट अकाउंट्स, और वो अकाउंट्स जो हैं फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहे हैं, म्यूल अकाउंट्स, और उनका एक्सेस बेसिकली जो बाहर विदेश में बैठे उनके हैंडलर्स हैं उनके पास है, और जो भी उसमें फ्रॉड होता था उसका एक निश्चित परसेंटेज 1% वो इनको प्रॉफिट के रूप में मिलता था। तो इसकी इस जानकारी पे जिनके नाम पे ये फर्जी अकाउंट खुलवाए गए उनके द्वारा एक गढ़वाल में हमारा देहरादून CCPS में और एक कुमाऊं में पंतनगर CCPS में 2 मुकदमे FIR रजिस्टर हुई, और उसके बाद फिर ये जो 2 अभियुक्त हैं इनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, और फिर इनसे डिटेल में जब पूछताछ की गई तो 20 अकाउंट ऐसे मिले करंट अकाउंट जिनके द्वारा खुलवाए गए थे, और जब सफिशिएंट एविडेंस मिला तो इनको अब अरेस्ट कर लिया गया है और रिमांड के लिए इनको ले जाया जा रहा है। सर, इनको कितना परसेंटेज वहाँ ये अकाउंट्स खुलवाते थे, और अकाउंट का एक्सेस कुछ ऐप्स हैं जो उसमें मैसेज का और अकाउंट का इंटरनेट पासवर्ड वगैरह वो बाहर भेजते थे, और उस जैसे अकाउंट्स हैं मोर देन 30 कंप्लेंट्स हैं जैसे अकाउंट्स के खिलाफ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और उस अकाउंट के थ्रू साइबर क्राइम्स होते थे, और जैसे मैंने बताया कि वो साइबर क्राइम की जो राशि उनमें जो फ्रॉड की रकम जमा होती थी अकाउंट्स में, उसका 1% जो लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए है वो।
अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट में काफी लंबे समय से केंद्रीय विद्यालय खुलने की मांग चली आ रही थी, जो अब जल्द ही पूरी होने जा रही है। दरअसल 2004 में द्वारहाट वासियों ने एक केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग रखी, जिसके लिए अब सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है और जल्द ही द्वारहाट में केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। फिलहाल अस्थायी भवन में कक्षाएं चलाई जाएंगी, जिसके लिए कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज में 13 कमरों के भवन का रिपेयरिंग का काम चल रहा है। देखिए, अभी भारत सरकार ने जो है केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी दी है, हमारे द्वाराघाट में भी ये बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है कि द्वाराघाट में भी हमारा एक केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है। पहले से भी 2 केंद्रीय विद्यालय हमारे जनपद में हैं और इसकी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं और कुछ काम वहाँ अस्थायी विद्यालय जहाँ चल रहा है उसके लिए हमारे सांसद जी ने भी, जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, अपनी निधि से पैसा दिया है, पैसा रिलीज कर दिया गया और बहुत जल्दी जो है विद्यालय प्रारंभ हो जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।